नमस्ते, स्वागत है आपका माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के शोर में कहीं खो गए हैं, जैसे हम अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख रहे हों, लेकिन हमारी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही। अर्जुन की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा था। 27 साल का अर्जुन, जो एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग प्रोफेशनल था, अक्सर अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखते हुए यही सोचता था कि आखिर कमी कहाँ रह गई। उसके पास बेहतरीन आइडियाज थे, मेहनत करने का जज्बा था, लेकिन जब भी वो अपने बॉस मिस्टर खन्ना के सामने अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी रखता, उसे बदले में सिर्फ एक ठंडा ना ही मिलता। उसे लगता था कि शायद उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ही कुछ ऐसी है जिसे कोई सुन नहीं पा रहा। उस रात दफ्तर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर हो रही हल्की बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपनी मेज पर सिर रखे बैठा था। उसकी 50 स्लाइड वाली वो प्रेजेंटेशन अभी भी खुली थी, जिसे मिस्टर खन्ना ने बिना ठीक से देखे ही खारिज कर दिया था। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो अर्जुन, थोड़ा सिंपल रखो। खन्ना जी के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी पीछे से एक शांत और गहरी आवाज आई, शायद तुम गलत इंसान से बात कर रहे थे। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वो जोई थी, कंपनी की सबसे वरिष्ठ कंसल्टेंट। जोई के बारे में मशहूर था कि वो पत्थर से भी हाँ कहलवा सकती थी, लेकिन वो कभी चिल्लाती नहीं थी, कभी दबाव नहीं डालती थी। वो बस प्रभावशाली थी। जोई ने अपना कॉफी का मग मेज पर रखा और अर्जुन के पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा कोई बड़ा भाई या पिता समान मार्गदर्शक होता है, जो आपको डांटता नहीं, बस आपकी उलझनें सुलझा देता है। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि हम इंसानों के पास जन्म से ही एक सुपर पावर होती है? जोई ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने हैरानी से सिर हिलाया। जोई ने आगे कहा, जब तुम छोटे बच्चे थे, तब तुम्हारे पास न तो तेज दांत थे, न ही पंजे। तुम न तो तेज भाग सकते थे और न ही खुद को छिपा सकते थे। फिर भी तुमने सर्वाइवल का रास्ता ढूंढ लिया। तुमने रोकर, मुस्कुराकर या बस इशारा करके अपनी जरूरतें पूरी करवाई। वो तुम्हारी इन्फ्लुएंस करने की ताकत ही थी जिसने तुम्हें जिंदा रखा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें विनम्र होना, अपनी जगह कम घेरना और दूसरों की बातों को चुपचाप मानना सिखा देता है। हम अपनी उस सहज शक्ति को भूल जाते हैं और उसे चालाकी या मैनिपुलेशन समझने लगते हैं। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, लेकिन जोई, मैं तो बस एक अच्छा आइडिया पेश कर रहा था। मैंने सारे फैक्ट्स दिए, सारा डेटा दिखाया, फिर भी खन्ना जी ने मना कर दिया। जोई की आंखों में एक चमक सी आई। यही तो तुम चूक गए। तुमने उनके जज को जगाने की कोशिश की, जबकि तुम्हें उनके मगरमच्छ गेटर से बात करनी चाहिए थी। अर्जुन को लगा शायद जोई मजाक कर रही है। मगरमच्छ ऑफिस में? जोई ने समझाना शुरू किया। देखो अर्जुन, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। एक है सिस्टम 1, जिसे मैं मगरमच्छ गेटर कहती हूं। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो करोड़ों सालों से हमें बचा रहा है। ये बहुत तेज है, सहज है और सच कहूं तो थोड़ा आलसी भी है। फ्लोरिडा के गेटरलैंड में अगर तुम किसी मगरमच्छ के बिल्कुल सामने मांस का टुकड़ा नहीं डालोगे, तो वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। वो अपनी ऊर्जा नहीं बचाएगा तो शिकार कैसे करेगा? हमारा ये मगरमच्छ दिमाग हमेशा 3 ही सवाल पूछता है। क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? और सबसे जरूरी, क्या ये आसान है? जोई ने अर्जुन की प्रेजेंटेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब तुमने खन्ना जी को 50 स्लाइड्स दिखाई, तो उनके अंदर के मगरमच्छ ने देखा, ओह, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, और उसने तुरंत शटर गिरा दिए। तुमने उनके सिस्टम 2 यानी जज को काम पर लगाने की कोशिश की। जज वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, कैलकुलेशंस करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाता है। खन्ना जी दिन भर मीटिंग्स करके थक चुके थे। उनकी दिमागी थकान
डिसीशन फटीग चरम पर थी और जब जज थक जाता है तो मगरमच्छ चार्ज संभाल लेता है और मगरमच्छ का डिफॉल्ट फैसला हमेशा ना होता है, क्योंकि ना कहना सबसे आसान है, इसमें कोई जोखिम नहीं होता। अर्जुन को धीरे धीरे बात समझ आने लगी। उसे वे इजरायली जजों वाली बात याद आई जो जोई ने एक बार सेमिनार में बताई थी। कैसे लंच ब्रेक से पहले के कैदियों को पैरोल मिलने की संभावना लगभग शून्य हो जाती थी, क्योंकि जज भूखे और थके हुए होते थे और उनका मगरमच्छ बस आसान रास्ता चुनता था। पैरोल खारिज, प्रभाव, इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा नियम यही है अर्जुन, कि लोग हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, चुनते हैं। जोई ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए कहा, हम खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे 95% फैसले हमारा मगरमच्छ दिमाग ही लेता है और बाद में हमारा जज उन फैसलों के लिए तर्क ढूंढ लेता है। हम बस बुलशिट आर्टिस्ट्स बन जाते हैं जो अपने सहज फैसलों को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अर्जुन ने खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखा। तो क्या इसका मतलब है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई मोल नहीं? जोई ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, नहीं अर्जुन, मेहनत जरूरी है, पर उसे आसान बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचो, तुम अमेज़न से सामान क्यों मंगाते हो? क्योंकि वह सस्ता है? नहीं, क्योंकि वह आसान है। अगर तुम्हें किसी से अपनी बात मनवानी है तो पहले यह देखो कि तुम उसके लिए उस काम को कितना सरल बना सकते हो। प्रभाव डालना कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, ये तो एक रिश्ता बनाने जैसा है जहां दूसरा इंसान खुशी खुशी हाँ कहना चाहे। जोई की बातें सुनकर अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब तक एक भारी दीवार को धक्का दे रहा था, जबकि उसे बस एक सही बटन दबाना था। उसने अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने इसे कितना जटिल बना दिया था। जोई उठ खड़ी हुई और जाने से पहले बस इतना कहा, कल सुबह जब तुम खन्ना जी से मिलो तो जज से पहले उनके मगरमच्छ को एक छोटी सी आसान और प्यारी मछली खिलाना, फिर देखना जादू। अर्जुन वही बैठा रहा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिमाग में उजाला होने लगा था। उसने तय किया कि वो अब अपनी इन्फ्लुएंस की उस सोई हुई सुपर पावर को वापस जगाएगा। उसने अपनी प्रेजेंटेशन को बंद किया और एक कोरे कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, इसे और आसान कैसे बनाया जाए। यही वो छोटा सा कदम था जो उसकी जिंदगी के बड़े बदलाव की शुरुआत करने वाला था। उसे महसूस हुआ कि प्रभाव डालना दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को इस तरह पेश करना है कि दूसरे आपका साथ देना चाहें। यह सफर अभी शुरू हुआ था। अर्जुन को अभी बहुत कुछ सीखना था कि कैसे ना सुनकर हार नहीं मानी जाती, कैसे करिश्मा पैदा किया जाता है और कैसे सही वक्त, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ का इंतजार किया जाता है। लेकिन आज की रात उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई मिल गई थी। उसने अपने हेडफोन लगाए और फिर से माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की उस मधुर आवाज में डूब गया जो उसे बता रही थी कि प्रभाव डालने का असली मतलब क्या है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि अर्जुन अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सहजता के साथ अपनी बात रखने का हुनर सीखने वाला था। और आप भी मेरे साथ इस यात्रा पर बने रहिए, क्योंकि जोई के पास अभी कई और ऐसे राज थे जो अर्जुन की और शायद आपकी भी जिंदगी बदलने वाले थे। अगली सुबह जब अर्जुन दफ्तर पहुंचा तो हवा में कुछ अलग ही बात थी। कल तक जो डेस्क उसे बोझ लग रही थी, आज वहां बैठकर उसे लग रहा था जैसे वो कोई पजल सॉल्व करने आया हो। उसने अपना लैपटॉप खोला और उस भारी भरकम प्रेजेंटेशन को देखा। उसे जोई की बात याद आई, मगरमच्छ को आलस पसंद है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और वो करना शुरू किया जो उसे पहले नामुमकिन लगता था। उसने अपनी 50 स्लाइड्स में से 40 को सीधा डिलीट कर दिया। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, जैसे वो अपनी मेहनत को कचरे में डाल रहा हो। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि असल मेहनत तो उस सरलता को ढूंढने में थी जिसे खन्ना जी जैसा एक थका हुआ,
इंसान भी एक पल में समझ सके। अभी वो इसी उधेड़बुन में था कि उसके बगल वाली डेस्क पर काम करने वाला रोहन उसके पास आया। रोहन हमेशा परेशान रहता था, मानो पूरी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर हो। यार अर्जुन, सुना है खन्ना जी आज बहुत गुस्से में है। कल की मीटिंग के बाद उनका मूड बहुत खराब है। मुझे उनसे छुट्टी मांगनी थी, पर अब हिम्मत नहीं हो रही। पक्का ना ही कहेंगे। अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा। कल तक वो भी ऐसा ही सोचता था कि ना एक दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। तभी जोई उसकी डेस्क के पास से गुजरी। उसने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा और फिर रोहन के मुरझाए हुए चेहरे पर नजर डाली। वो वहीं रुक गई और अपनी डायरी मेज पर रखते हुए बोली, रोहन, क्या तुम्हें पता है कि नो दुनिया का सबसे सुरक्षित शब्द क्यों है? रोहन ने हैरानी से जोई की तरफ देखा। जोई ने बड़े प्यार से समझाना शुरू किया, देखो, जब हम किसी को हाँ कहते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। हमें कुछ करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। लेकिन जब हम ना कहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमारा स्टेटस क्वो बना रहता है। इसीलिए लोग ना कहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता। जोई अर्जुन की तरफ मुड़ी और बोली, अर्जुन, तुम भी शायद यही सोच रहे हो कि खन्ना जी का ना तुम्हारी हार थी, पर असल में उनका मगरमच्छ दिमाग बस खुद को सुरक्षित रख रहा था। उसे लगा कि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें उसकी शांति भंग कर देंगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें कहे, तो पहले तुम्हें उनके ना कहने के अधिकार का सम्मान करना सीखना होगा। अर्जुन थोड़ा उलझ गया, पर जोई, अगर मैं उन्हें ना कहने की छूट दूंगा तो वो तो तुरंत मना कर देंगे, है ना? जोई ने कुर्सी खींची और बैठ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का कोई बड़ा सदस्य किसी बच्चे को जीवन का कोई गहरा राज समझा रहा हो। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है अर्जुन। ना सुनने से इतना डरते हैं कि हम पूछना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने मना कर दिया तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी या रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वे नहीं होते जो कभी ना नहीं सुनते, बल्कि वे होते हैं ना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि उनके पास ना कहने की पूरी आजादी है, तो उनके ऊपर से दबाव हट जाता है, और जैसे ही दबाव हटता है उनका मगरमच्छ शांत हो जाता है और जज सोचने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अर्जुन को एक छोटा सा टास्क दिया, आज तुम बस एक काम करो, कुछ भी मांगो, छोटा या बड़ा, और ये उम्मीद मत करो कि सामने वाला हाँ ही कहेगा। बस पूछने, जस्ट आस्क की आदत डालो। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे मन की बात समझ लेंगे, लेकिन हकीकत में जब तक तुम मांगोगे नहीं तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और जानते हो, अक्सर लोग मदद करना चाहते हैं, बस वो सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। जोई की बात सुनकर अर्जुन को लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत भारी पत्थर हट गया हो। उसने सोचा, क्यों न इसे अभी ट्राई किया जाए। उसने रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी छुट्टी के लिए परेशान था। अर्जुन ने कहा, रोहन, एक काम कर, खन्ना जी के पास जा और उनसे ये मत कहे कि मुझे छुट्टी चाहिए। उनसे बस ये पूछ कि सर, इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए क्या मैं अगले शुक्रवार को छुट्टी ले सकता हूं? मैंने अपना सारा बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। उन्हें यह दिखा कि तुम्हारी छुट्टी से उनका काम और आसान हो जाएगा। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, पर अर्जुन के भरोसे ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। वो खन्ना जी के केबिन की तरफ चल दिया। अर्जुन दूर से देख रहा था। उसे लगा कि शायद खन्ना जी चिल्लाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट बाद रोहन बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मांग गए यार। उन्होंने बस इतना पूछा कि मेरा काम कौन संभालेगा, और मैंने जब बताया कि मैंने सब सेट कर दिया है तो उन्होंने तुरंत साइन कर दिया। अर्जुन को समझ आया कि प्रभाव डालना कोई जादू नहीं है,
बल्कि ये समझने का हुनर है कि दूसरे इंसान की जरूरतें क्या है। जोई ने पास आकर धीरे से कहा, देखा अर्जुन, तुमने रोहन की मदद की, लेकिन तुमने भी तो उसे एक तरह से प्रभावित ही किया। तुमने उसे रास्ता दिखाया और तुमने क्या किया? तुमने बस खन्ना जी के मगरमच्छ के लिए रास्ता आसान बना दिया। रोहन ने छुट्टी मांगी, लेकिन साथ में खन्ना जी की चिंता भी दूर कर दी। यही है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे अपनी प्रेजेंटेशन अब बहुत छोटी और साफ नजर आ रही थी। उसने तय किया कि वो अब अपनी बात खन्ना जी के सामने फिर से रखेगा, पर इस बार एक अलग तरीके से। वो खन्ना जी के केबिन की तरफ बढ़ा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, पर वो डर गायब था जो कल तक उसे रोक रहा था। केबिन के बाहर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, अगर उन्होंने फिर से ना कहा तो? फिर उसे जोई के शब्द याद आए, नो इज जस्ट अ सेफ्टी नेट। उसने दरवाजा खटखटाया। खन्ना जी ने चश्मा उतारकर उसकी तरफ देखा। हाँ अर्जुन, फिर से वही स्लाइड्स लेकर आए हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, स्लाइड्स तो अब सिर्फ 5 है। मैं बस ये पूछने आया था कि क्या आपके पास 2 मिनट है? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इस आइडिया को आपकी उम्मीदों के मुताबिक बनाने के लिए मुझे इसमें और क्या बदलाव करने चाहिए। अर्जुन ने गौर किया कि खन्ना जी के चेहरे के भाव बदल गए। कल जब अर्जुन अपनी बात साबित करने आया था तो खन्ना जी का जज डिफेंसिव मोड में था। आज जब अर्जुन ने सलाह मांगी और उनके अधिकार को ऊपर रखा तो खन्ना जी थोड़े रिलैक्स हो गए। बैठो अर्जुन, उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उस छोटे से संवाद में अर्जुन ने एक बहुत बड़ी बात सीख ली थी। उसने अपनी बात को एक सवाल के रूप में पेश किया था, न कि एक हुक्म के रूप में। जोई अक्सर कहती थी कि द मैजिक क्वेश्चन, यानी ऐसा क्या करना होगा कि आप इस बात के लिए हाँ कह सके, बड़े से बड़े बंद दरवाजे खोल सकता है। अर्जुन ने सीधे तौर पर वो सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसकी बातचीत का लहजा वही था। बातचीत के दौरान अर्जुन को महसूस हुआ कि खन्ना जी असल में उसके आइडिया के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि इसे लागू करने में बहुत ज्यादा मैन पावर लगेगी। जैसे ही अर्जुन ने यह स्पष्ट किया कि इसे बहुत कम संसाधनों के साथ शुरू किया जा सकता है, खन्ना जी की दिलचस्पी बढ़ गई। केबिन से बाहर निकलते वक्त अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी चाल में एक नई तरह का आत्मविश्वास है। ये वो आत्मविश्वास नहीं था जो जीत से आता है, बल्कि वह था जो समझ से आता है। उसने देखा कि जोई कैंटीन में बैठी अपनी कॉफी का आनंद ले रही थी। वो उसके पास गया और बोला, जोई, उन्होंने मेरा आइडिया सुना। पूरी तरह से हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहा है। जोई ने अपनी कॉफी का मग उठाया और अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये छोटी सी हाँ उस बड़ी ना से कहीं ज्यादा कीमती है अर्जुन, क्योंकि अब तुमने उनके दिमाग में एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया है। प्रभाव डालना एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। तुमने आज उनके मगरमच्छ को सहलाया है और उनके जज को काम पर लगाया है। अब बस तुम्हें उस भरोसे को धीरे धीरे सींचना है। अर्जुन ने महसूस किया कि प्रभाव डालने का असली सुपर पावर ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएं, बल्कि ये है कि आप उनके साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाएं जहां हक कहना उनके लिए सबसे आसान और सुखद फैसला बन जाए। उसे याद आया कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था जब कोई उसकी बात नहीं मानता था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो चिड़चिड़ाहट असल में उसकी अपनी कमजोरी थी, अपनी बात को सही तरीके से न रख पाने की कमजोरी। रात होने को आई थी। दफ्तर की लाइटें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अर्जुन अपना बैग पैक कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी टीम का एक जूनियर लड़का सात्विक अभी भी अपनी सीट पर बैठा परेशान दिख रहा था। वो शायद किसी रिपोर्ट में उलझा था। अर्जुन उसके पास गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोई उसके पास आई थी। क्या हुआ सात्विक? बहुत उलझे हुए लग रहे हो।
सात्विक ने उदास होकर कहा, सर, ये डेटा समझ ही नहीं आ रहा। मैंने 3 बार कोशिश की पर हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मुझे डर लग रहा है कि कल सुबह तक ये नहीं हुआ तो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सात्विक के कंधे पर हाथ रखा। डरने की बात नहीं है, चलो इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तुम पूरी रिपोर्ट के बारे में मत सोचो, बस अगले आधे घंटे में सिर्फ इस एक टेबल को ठीक करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना। मना करना मेरा हक है, पर पूछना तुम्हारा काम है। सात्विक के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। अर्जुन को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने न केवल जोई की बातों को समझा था, बल्कि उन्हें जीना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि प्रभाव डालना सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के हर छोटे बड़े मोड़ पर काम आता है। चाहे वह किसी सहकर्मी की हिम्मत बढ़ाना हो या अपने बॉस का नजरिया बदलना। बाहर निकलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन को लगा जैसे वो अब एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। ऐसी दुनिया जहां ना से डर नहीं लगता और जहां पूछना एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। उसे एहसास हुआ कि हम सबके भीतर एक सुपर पावर छुपी है, बस हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। और जोई के मार्गदर्शन में अर्जुन उस सुपर पावर का असली मालिक बनने की राह पर निकल पड़ा था। अभी तो उसने सिर्फ पूछना और ना को समझना सीखा था। अभी करिश्मा, फ्रेमिंग और उन खास पलों, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को समझना बाकी था, जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण प्रभावशाली बना देते हैं। अर्जुन को पता था कि कल का दिन और भी रोमांचक होने वाला है। वो अपने घर की तरफ बढ़ गया, मन में एक गहरी शांति और आंखों में एक नई चमक लिए। अगले हफ्ते दफ्तर की तरफ से एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग इवेंट रखी गई थी। शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और मार्केटिंग गुरु वहां आने वाले थे। अर्जुन सुबह से ही थोड़ा नर्वस था। उसने अपनी अलमारी से अपनी सबसे अच्छी नेवी ब्लू शर्ट निकाली, बालों को ठीक से सेट किया और आईने के सामने खड़े होकर अपनी कॉन्फिडेंट वाली मुस्कान की प्रैक्टिस करने लगा। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके करियर के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। उसने मन ही मन सोचा कि आज वो सबको अपनी बातों से इंप्रेस कर देगा। उसे लगा कि प्रभाव डालने के लिए उसे बहुत कैरिज्मेटिक दिखना होगा, जैसे फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है। सबकी नजरें उस पर टिकी हों और वो कुछ ऐसा बोले कि लोग बस सुनते रह जाएं। जब अर्जुन हॉल में पहुंचा तो वहां का माहौल एकदम चमक धमक वाला था। कांच की ऊंची छतें, धीमी रोशनी और लोगों की हल्की फुसफुसाहट। अर्जुन ने देखा कि एक कोने में मिस्टर खन्ना कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ खड़े थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपना कोट ठीक किया और उनके पास जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो उस घेरे के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी झिझक महसूस हुई। वो वहां खड़ा तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। वो बोलने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई दूसरा इंसान बीच में अपनी बात रख देता। वो जितना ज्यादा कोशिश कर रहा था स्मार्ट दिखने की, उतना ही वो खुद को अकेला और अजीब महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद उसके अंदर वो करिश्मा ही नहीं है जो बड़े लोगों में होता है। तभी उसकी नजर जोई पर पड़ी। वो हॉल के बिल्कुल बीच में खड़ी थी, लेकिन वो वैसी नहीं लग रही थी जैसा अर्जुन ने सोचा था। उसने कोई भड़कीला कपड़ा नहीं पहना था, नहीं वो जोर जोर से हंस रही थी। वो बस एक छोटे से ग्रुप के साथ खड़ी थी और किसी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस ग्रुप का हर इंसान जोई की तरफ खिंचा चला रहा था। वो कम बोल रही थी, पर जब बोलती तो सब शांत होकर उसे सुनते। अर्जुन धीरे से खिसक कर जोई के पास पहुंचा। जब ग्रुप के बाकी लोग थोड़ा दूर हुए तो अर्जुन ने धीरे से कहा, जोई, मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। मैं यहां खड़ा होकर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, पर कोई मुझे नोटिस भी नहीं कर रहा। क्या करिश्मा सच में कोई ऐसी चीज है जिसे हम लेकर पैदा होते हैं?
क्या मैं कभी वैसा प्रभावशाली नहीं बन पाऊंगा? जोई ने मुस्कुराकर अपना ड्रिंक मेज पर रखा और अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे पूरे कमरे में सिर्फ वही दोनों हैं। जोई ने बड़े शांत लहजे में कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि करिश्मा असल में क्या होता है? हम सोचते हैं कि करिश्मा मतलब खुद को बड़ा दिखाना, अपनी उपलब्धियों का बखान करना या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना। पर सच तो यह है कि असली करिश्मा उपस्थिति, प्रेजेंस में होता है। करिश्मा ये नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि यह है कि तुम उन्हें अपने बारे में कैसा महसूस कराते हो। अर्जुन ने थोड़ा चौंक कर पूछा, मतलब? मुझे लगा कि मुझे अपनी स्किल्स दिखानी होंगी। जोई ने समझाया, नहीं अर्जुन, जब तुम यहां खड़े होकर यह सोच रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं, तो तुम्हारा सारा ध्यान खुद पर था। इसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। प्रभावशाली लोग अपना पूरा ध्यान सामने वाले पर लगा देते हैं। जब तुम किसी की बात इस तरह सुनते हो कि उसे लगे कि वो इस वक्त दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, तो उसे तुम्हारे अंदर करिश्मा नजर आने लगता है। करिश्मा एक स्पॉटलाइट की तरह है। अगर तुम उस लाइट को अपनी तरफ रखोगे तो लोग झेम जाएंगे। अगर तुम उस लाइट को उनकी तरफ मोड़ दोगे तो वो तुम्हारी चमक में भी नहा लेंगे। जोई ने अर्जुन को एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। जाओ और अगले 15 मिनट तक किसी भी अजनबी से बात करो, पर शर्त यह है कि तुम अपने बारे में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। तुम बस उनसे सवाल पूछोगे और उन्हें बोलने का मौका दोगे। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारी उपस्थिति वहां पूरी तरह से हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और न भटके। अर्जुन को यह थोड़ा मुश्किल लगा, पर उसने कोशिश की। वो एक बुजुर्ग सज्जन के पास गया जो अकेले खड़े थे। उसने बस इतना पूछा, सर, आपको आज का ये इवेंट कैसा लग रहा है? और फिर उसने सिर्फ सुना। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पुरानी यादों के बारे में बताने लगे कि कैसे पहले बिजनेस करना अलग था। अर्जुन ने उनकी बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाई। उसने बीच बीच में बस या वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है कहा। 10 मिनट बाद जब वे दोनों अलग हुए तो उन बुजुर्ग ने अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, बेटा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसने तो कुछ खास कहा ही नहीं था, फिर भी उन्हें वो समझदार लगा। उसे समझ आया कि जोई की स्पॉटलाइट वाली बात कितनी गहरी थी। जब हम दूसरों को अपनी पूरी तवज्जो, अटेंशन देते हैं तो हम अनजाने में उनके लिए एक सत्य का क्षण, मोमेंट ऑफ ट्रूथ पैदा कर देते हैं। जोई फिर से उसके पास आई और बोली, देखा अर्जुन, तुमने बस अपनी उपस्थिति दी और जादू हो गया। पर प्रभाव डालने के लिए सिर्फ करिश्मा काफी नहीं है, तुम्हें सही फ्रेमिंग भी आनी चाहिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो हमें दिखती है। दुनिया वैसी है जैसा फ्रेम हम उसके चारों तरफ लगा देते हैं। सोचो, अगर मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दूं और कहूं कि इसमें 90% शुगर फ्री है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पर अगर मैं कहूं कि इसमें 10% शुद्ध चीनी है तो तुम शायद उसे न पियो। चीज वही है, पर उसे पेश करने का तरीका यानी उसका फ्रेम बदल गया। अर्जुन ने सोचा कि कैसे वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पेश करता था। वो हमेशा फीचर्स की बात करता था, फायदों की नहीं। जोई ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रभावशाली लोग हमेशा एक ऐसा फ्रेम चुनते हैं जो सामने वाले की दुनिया से जुड़ा हो। अगर तुम खन्ना जी से कहोगे कि ये आइडिया कंपनी का 10 लाख बचाएगा तो शायद वो उतने एक्साइटेड न हो। पर अगर तुम ये कहो कि ये आइडिया हमें कंपटीशन से 2 साल आगे ले जाएगा तो उनका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि खन्ना जी के लिए जीतना ज्यादा जरूरी है बचाने से। जोई ने अर्जुन को एक बहुत ही कीमती बात सिखाई। उसने कहा, अर्जुन, हमेशा खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस बिजनेस में हूं? What business am I in? एक एयरलाइंस कंपनी को लग सकता है कि वो उड़ने के बिजनेस में है, पर असल में वो कनेक्शन
और समय बचाने के बिजनेस में हैं। जब तुम अपनी बात का फ्रेम सही कर लेते हो तो तुम सामने वाले के दिमाग के उस हिस्से को छू लेते हो जहां फैसले लिए जाते हैं। उस रात घर लौटते समय अर्जुन को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसे समझ आया कि प्रभाव डालना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने का एक गहरा मनोविज्ञान है। उसने महसूस किया कि करिश्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है, बल्कि ये तो बस वहां पूरी तरह मौजूद होने, बीइंग फुली प्रेजेंट का दूसरा नाम है। उसे याद आया कि कैसे वो पहले बैठकों में बस अपने बोलने की बारी का इंतजार करता था, कभी किसी की बात गहराई से सुनता ही नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी चुप्पी में भी एक ताकत हो सकती है। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, स्पॉटलाइट ऑफ मी ऑन देम। अगले दिन दफ्तर में उसने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। वो अब लोगों से बात करते वक्त उनकी आंखों में देख रहा था, उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझ रहा था। वो देख पा रहा था कि कब कोई इंसान अपनी बात कहने के लिए तड़प रहा है और कब किसी को बस एक प्रोत्साहन की जरूरत है। उसे एहसास हुआ कि जब वो दूसरों के लिए आसान बन जाता है तो लोग उसके लिए खुले, ओपन हो जाते हैं। जोई ने उसे सिखाया था कि प्रभाव डालने के लिए कभी कभी हमें पीछे हटना पड़ता है ताकि दूसरा इंसान आगे आ सके। और जैसे जैसे अर्जुन ने दूसरों को महत्व देना शुरू किया, उसका खुद का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगा। उसे अब चीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी शांति ही अब उसकी ताकत बन रही थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन का ये सफर अभी और गहरा होने वाला था। उसने करिश्मा और फ्रेमिंग के जादू को तो देख लिया था, लेकिन अभी उसे ये सीखना बाकी था कि कैसे अपनी अंदरूनी आवाज, इनर वॉइस को संतुलित रखा जाए ताकि वो बाहर की दुनिया में बिना किसी घर्षण, फ्रिक्शन के अपनी बात मनवा सके। अर्जुन को पता था कि जोई के पास अभी और भी कई ऐसी चाबियां हैं जो उसके व्यक्तित्व के बंद दरवाजों को खोल सकती है, और वो उन चाबियों को ढूंढने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक हफ्ता बीत चुका था और अर्जुन के जीवन में जैसे रंगों की तीव्रता बढ़ गई थी। अब वो सिर्फ दफ्तर नहीं जाता था, वो हर रोज एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में कदम रखता था। लेकिन आज की चुनौती थोड़ी अलग थी। उसे कंपनी के सबसे मुश्किल क्लाइंट मिस्टर कपूर से मिलना था। कपूर साहब के बारे में दफ्तर में मशहूर था कि वे अपनी बात के इतने पक्के हैं कि उनके सामने दीवार भी अपना रास्ता बदल ले, पर वे नहीं बदलेंगे। वे एक पुराने स्कूल के कड़क मिजाज इंसान थे जिन्हें हर नई चीज में खोट नजर आती थी। अर्जुन मीटिंग रूम के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वही पायलट प्रोजेक्ट की फाइल थी जिसे खन्ना जी ने मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारने के लिए मिस्टर कपूर का साथ जरूरी था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसे कमरे में एक भारीपन सा महसूस हुआ। मिस्टर कपूर चश्मा नाक पर टिकाए कुछ पेपर्स पढ़ रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर अर्जुन को देखा। उनकी नजरें किसी एक्सरे मशीन जैसी थी। तो खन्ना ने एक बच्चे को भेजा है मुझे समझाने के लिए। देखो भाई, मेरा समय बहुत कीमती है। अगर तुम वही घिसे-पिटे आइडियाज लेकर आए हो तो अभी बाहर जा सकते हो। अर्जुन के अंदर का जज तुरंत जाग गया। उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। वो अपनी उपलब्धियां गिनाने ही वाला था कि उसे जोई की बात याद आई, जब कोई तुम्हें धक्का दे तो पलटकर धक्का मत दो, उसे आकिडो आईकिडो की तरह इस्तेमाल करो। उसी वक्त दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। जोई अंदर आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी सुकून भरी मुस्कान थी। उसने मिस्टर कपूर को ऐसे नमस्ते किया जैसे वो कोई पुराने दोस्त हों। वो अर्जुन के बगल में बैठ गई और कपूर साहब से बोली, कपूर साहब, मुझे पता है कि आपको इस नए प्रोजेक्ट से काफी शिकायतें हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा खराब क्या लगा? क्या आपको लगता है कि हम आपकी कंपनी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मिस्टर कपूर थोड़ा ठिठके। उन्हें लगा था कि ये लोग उन्हें
कॉन्विंस करने की कोशिश करेंगे, पर जोई तो खुद ही उनके विरोध को जगह दे रही थी। उन्होंने अपनी भड़ास निकालनी शुरू की। खराब क्या है? सब कुछ। ये नए लड़के समझते हैं कि डेटा और ग्राफ से दुनिया बदल जाएगी। असली काम तो फील्ड पर होता है, रिश्तों से होता है। तुम लोग बस हमारी लागत बढ़ा रहे हो। जोई ने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी, बिना उन्हें बीच में टोके। अर्जुन देख रहा था कि जोई का पूरा शरीर मिस्टर कपूर की तरफ झुका हुआ था। वही स्पॉटलाइट जो उसने पिछले हफ्ते सीखी थी। जब कपूर साहब शांत हुए तो जोई ने धीरे से कहा, तो आपको यह डर है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो आपके पुराने और भरोसेमंद रिश्ते हैं उन पर आंच आ सकती है? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि यह सब बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाएगा? कपूर साहब की आवाज थोड़ी नरम हुई। हां, बिल्कुल यही बात है। मेरे लिए मेरा क्लाइंट सिर्फ एक नंबर नहीं है। जोई ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर कपूर साहब से एक बहुत ही अनोखा सवाल पूछा। एक नाउनमुख सवाल, नो ओरिएंटेड क्वेश्चन। उसने पूछा, कपूर साहब, क्या यह बहुत बुरा सुझाव होगा अगर हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन करें कि ये आपके व्यक्तिगत रिश्तों को और मजबूत बनाए, न कि उन्हें खत्म करे? क्या आप इसके खिलाफ होंगे अगर अर्जुन आपको हर कदम पर यह दिखाएं कि यह तकनीक आपके काम को कम नहीं बल्कि और आसान बना रही है? अर्जुन ने गौर किया कि जोई ने यह नहीं पूछा कि क्या आप सहमत हैं? उसने पूछा, क्या आप इसके खिलाफ होंगे? यह सुनकर मिस्टर कपूर का मगरमच्छ दिमाग एकदम शांत हो गया। ना कहना उनके लिए सुरक्षित था और यहां ना कहने का मतलब था सहमत होना। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, मुझे इसके खिलाफ होने की कोई वजह नहीं दिखती। मीटिंग के बाद जब वे दोनों बाहर आए, अर्जुन ने राहत की सांस ली। जोई, ये क्या था? आपने उनसे ना बुलवाया और काम बन गया? जोई हंसते हुए एक बेंच पर बैठ गई। मेरे भाई, इसे कहते हैं प्रतिरोध का सम्मान करना, रिस्पेक्टिंग रेजिस्टेंस। जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं तो हम उनके सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब हम उनके ना को स्वीकार कर लेते हैं तो वो दीवार ढह जाती है। रेजिस्टेंस असल में एक उपहार है अर्जुन। इसका मतलब है कि सामने वाला इंसान जुड़ा हुआ है, उसे परवाह है। सबसे खतरनाक चीज ना नहीं बल्कि उदासीनता, इंडिफरेंस है। अगर कोई तुम्हें ना कह रहा है तो समझो कि उसने तुम्हें अपनी सीमाओं के बारे में बताया है। अब तुम्हारा काम है उन सीमाओं के अंदर रहकर समाधान ढूंढना। अर्जुन ने सोचा कि वह कितनी बार लोगों के ना से डरकर पीछे हट गया था। जोई ने आगे बढ़ते हुए कहा, पता है अर्जुन, मंगोलिया में एक कहानी बड़ी मशहूर है। एक लड़के तेमुल की उसे अपने घोड़े से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी असली ताकत घोड़े को काबू करने में नहीं बल्कि घोड़े के साथ एक हो जाने में थी। प्रभाव डालना भी ऐसा ही है। हमें सामने वाले के तेमुल को ढूंढना होता है, उसकी वो गहरी प्रेरणा या डर जो उसे चलाता है। मिस्टर कपूर का तेमुल पैसा नहीं था, उनका तेमुल था उनके रिश्ते और उनकी विरासत, लेगेसी। जैसे ही तुमने उनके उस गहरे डर को समझा और उसे शब्द दिए, उनका रेजिस्टेंस खत्म हो गया। जोई ने अर्जुन को समझाया कि बातचीत में सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी बात से सहमत हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनकी दुनिया को उनकी नजर से देख सकें। जब तुम किसी के दर्द या डर को बिना किसी जजमेंट के दोहराते हो, लेबलिंग, तो उनके दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है। उनका एमिगडाला, अम्यगदला, जो डर का केंद्र है, शांत हो जाता है। इसे गहरी सहानुभूति, डीप एम्पैथी कहते हैं। अर्जुन को याद आया कि कैसे वो पहले बहस जीतने की कोशिश करता था। अब उसे समझ आ रहा था कि बहस जीतने से आप अक्सर इंसान को हार जाते हैं। जोई ने उसे एक और जादुई तरीका सिखाया, दी आइकिडो मूव। उसने कहा, अगली बार जब कोई तुम्हारी बात काटे तो कहो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए
हमें इस पर और गहराई से बात करनी चाहिए, लेकिन बट शब्द का इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि लेकिन पिछली सारी बात को काट देता है। इसकी जगह और एंड का इस्तेमाल करो। ये एक छोटा सा शब्द है, पर यह रेजिस्टेंस को कोलैबोरेशन में बदल देता है। उस शाम अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा मिस्टर कपूर के लिए एक ईमेल ड्राफ्ट कर रहा था। उसने लिखा, कपूर साहब, आज की बातचीत के लिए शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि आपके लिए मानवीय रिश्ते कितने अहम हैं। क्या ये गलत होगा अगर मैं कल आपको इस प्रोजेक्ट का वो हिस्सा दिखाऊं जो विशेष रूप से आपके क्लाइंट्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है? उसने ईमेल भेज दिया और खिड़की से बाहर ढलते सूरज को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि प्रभाव डालना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दूसरों के साथ करते हैं, बल्कि ये वह है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। जब आप सामने वाले के प्रतिरोध को दुश्मन नहीं बल्कि एक दिशासूचक, कॉम्पास मान लेते हैं, तो बातचीत का पूरा लहजा बदल जाता है। अर्जुन को अपनी पुरानी आदतें याद आई, जब वो किसी के मना करने पर खुद को छोटा महसूस करता था। अब उसे समझ आ रहा था कि ना सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जोई ने उसे सिखाया था कि अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो पहले ये देखें कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वो डरे हुए हैं? क्या वो थके हुए हैं? क्या वो बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं? जोई अक्सर कहती थी कि नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट स्प्लिटिंग द पाई, इट्स अबाउट एक्सपैंडिंग इट। यानी समझौता सिर्फ बंटवारा नहीं है, बल्कि मिलकर कुछ बड़ा बनाने का मौका है। अर्जुन को लग रहा था कि अब उसके पास वो जादुई चश्मा है जिससे वो लोगों के मुखौटों के पीछे के असली तेमुल को देख सकता है। रात गहरी हो रही थी और दफ्तर की सन्नाटे में अर्जुन को एक नई तरह की आवाज सुनाई दे रही थी, उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज। वो अब किसी को कन्विंस करने की जल्दी में नहीं था, वो तो बस सुनने और समझने के सफर पर था। उसे एहसास हुआ कि जब आप सुनना सीख जाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपसे बात करना चाहती है। कल की मीटिंग के लिए अर्जुन पूरी तरह तैयार था। वो जानता था कि रास्ते में और भी रेजिस्टेंस आएंगे और भी ना सुनने को मिलेंगे, पर अब वो उनसे डरता नहीं था। वो तो बस उस आकिडो मूव का इंतजार कर रहा था, जहां वो उस नकारात्मक ऊर्जा को एक खूबसूरत सकारात्मक बदलाव में बदल सके। अर्जुन का यह रूपांतरण सिर्फ पेशेवर नहीं था, ये व्यक्तिगत था। वो अब एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसे लोग हाँ कहना चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत चालाक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उन्हें महसूस करता था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में अर्जुन ने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि प्रभाव की असली ताकत धक्का देने में नहीं, बल्कि खिंचाव, पुल में होती है। और ये खिंचाव तब पैदा होता है जब आप सामने वाले के ना को भी पूरे सम्मान के साथ अपनी गोद में जगह देते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जोई के झोले में अभी और भी कई ऐसे मोती थे जो अर्जुन की तकदीर के धागे में पिरोए जाने बाकी थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे उसके हाथ में कोई जादुई रिमोट कंट्रोल आ गया हो। लेकिन इस ताकत के साथ एक भारीपन भी महसूस हो रहा था। क्या यह सब सिर्फ एक खेल था? क्या वह सच में लोगों का भला कर रहा था या सिर्फ अपनी बात मनवा रहा था? एक शाम जब ऑफिस की खिड़की से डूबते सूरज की नारंगी रोशनी फाइलों पर पड़ रही थी, अर्जुन इसी कशमकश में बैठा था। उसे एक बहुत बड़ी डील फाइनल करनी थी, जिसमें दो अलग अलग विभागों के बीच काफी तनाव चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक तरफ की बात मानेगा तो दूसरी तरफ का नुकसान होगा। ये एक जीरो सम गेम जैसा लग रहा था, जहां किसी एक की जीत का मतलब दूसरे की हार होती है। तभी जोई उसके केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। उसने अर्जुन की उलझन को बिना कहे ही पथ लिया। अर्जुन, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक युद्ध लड़ रहे हो? जोई ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने कुर्सी के पीछे झुकते हुए एक लंबी सांस ली। जोई,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोनों पक्षों को कैसे खुश करूं। मुझे लग रहा है कि मुझे किसी एक को तो दबाना ही पड़ेगा। क्या इन्फ्लुएंस का मतलब हमेशा किसी को हराना होता है? जोई अंदर आई और मेज के कोने पर बैठ गई। पता है अर्जुन, हम अक्सर बातचीत को पनीर के टुकड़े, पाए जैसा समझते हैं। हमें लगता है कि पनीर का एक ही टुकड़ा है और अगर तुम बड़ा हिस्सा लोगे तो मुझे छोटा मिलेगा। लेकिन असली प्रभावशाली इंसान वो होता है जो उस पनीर के टुकड़े को बड़ा करना, एक्सपैंडिंग द पाई, जानता है। इन्फ्लुएंस का मतलब छीनना नहीं, बल्कि क्रिएट करना है। उसने अर्जुन को एक पुरानी बात याद दिलाई। याद करो, जब तुम छोटे थे और अपने भाई के साथ खिलौनों के लिए लड़ते थे, तुम दोनों को एक ही खिलौना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे पिता क्या करते थे? वो शायद कोई ऐसा खेल ढूंढ लेते थे जिसमें तुम दोनों साथ खेल सको। उन्होंने समस्या को ही बदल दिया। इसे सहयोगात्मक बातचीत, कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन कहते हैं। जब तुम किसी सौदे में बैठते हो तो सिर्फ अपनी जरूरतों को मत देखो, सामने वाले की उन जरूरतों को ढूंढो जिन्हें उसने शब्दों में नहीं कहा है। अक्सर लोग पैसे के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा या शांति के लिए लड़ रहे होते हैं। जोई ने अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज बताया। अंदर का 2 साल का बच्चा, द इनर 2-year-old। उसने कहा, अर्जुन, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है। वो बच्चा जिद्दी है। वो फौरन अपनी पसंद की चीज चाहता है और वो तब रोने लगता है जब उसे लगता है कि उसकी अनदेखी हो रही है। जब तुम किसी कड़क मिजाज मैनेजर या क्लाइंट से बात करते हो तो तुम उनके जज से बात नहीं कर रहे होते। तुम उनके उस 2 साल के बच्चे से बात कर रहे होते हो जो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बात सुने और उसे अकेला न छोड़े। अगर तुम उस बच्चे को सुरक्षा का एहसास करा दो तो वो जिद्दी इंसान भी पिघल जाता है। अर्जुन ने सोचा कि कैसे वो अक्सर लोगों के पद और उनकी उम्र को देखकर डर जाता था। जोई की बात ने उसे एक नया नजरिया दिया। अगर मैं सबके अंदर के उस छोटे बच्चे को देख पाऊं तो शायद मैं उनसे बेहतर जुड़ सकूंगा। जोई ने आगे बढ़ते हुए कहा, और याद रखना अर्जुन, प्रभाव डालना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जिसे तुम बस एक बार इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये एक नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तुम जितना ज्यादा लोगों की मदद करोगे, तुम्हारी प्रभाव डालने की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसे पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां लोग तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे तुम पर भरोसा करते हैं। उस रात अर्जुन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। अगले दिन की मीटिंग में उसने दोनों विभागों के प्रमुखों को एक साथ बिठाया। उसने कोई ग्राफ नहीं दिखाया, कोई डेटा नहीं पढ़ा। उसने बस एक सवाल पूछा, हम सब यहां इस कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हैं, लेकिन क्या हम सच में एक दूसरे के डर को समझते हैं? उस एक सवाल ने कमरे का माहौल बदल दिया। अर्जुन ने जोई का सिखाया हुआ लेबलिंग इस्तेमाल किया। उसने एक विभाग के हेड से कहा, ऐसा लग रहा है कि आपको डर है कि ये नया बदलाव आपकी टीम की मेहनत को कम कर देगा। और दूसरे से कहा, ऐसा लग रहा है कि आप बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कंपनी का भविष्य सुरक्षित रहे। जैसे ही अर्जुन ने उनके अनकहे डरों को शब्द दिए, कमरे की कड़वाहट कम होने लगी। वे अब एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही समस्या को सुलझाने वाले साथी बन गए थे। अर्जुन ने देखा कि कैसे पनीर का टुकड़ा, पाए, बड़ा होने लगा था। वे ऐसी संभावनाओं पर बात करने लगे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मीटिंग के बाद अर्जुन को एक ऐसी जीत का एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये जीत किसी को हराकर नहीं मिली थी, बल्कि सबको साथ लेकर मिली थी। वो कैंटीन में जोई के पास गया। जोई वहां एक किताब पढ़ रही थी। अर्जुन ने पास बैठकर धीरे से कहा, जोई, आज मुझे एहसास हुआ कि प्रभाव डालना असल में एक ईमानदार प्रक्रिया है। आप झूठ बोलकर या चालाकी करके
किसी को लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकते। आपका इरादा, इंटेंट साफ होना चाहिए। जोई ने अपनी किताब बंद की और अर्जुन की तरफ गौर से देखा। बिल्कुल सही अर्जुन। इन्फ्लुएंस एक मैग्नीफायर की तरह है। अगर तुम अंदर से अच्छे इंसान हो तो तुम्हारा प्रभाव दुनिया में अच्छाई फैलाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे गलत हैं तो तुम बस एक मैनिपुलेटर बनकर रह जाओगे। और जानते हो, लोग मैनिपुलेशन को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। उनका मगरमच्छ तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। लेकिन जब तुम अपनी कमजोरी, वल्नरेबिलिटी दिखाने की हिम्मत रखते हो, जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास सारे जवाब नहीं है, तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो अपनी स्किल्स को लेकर डरा हुआ नहीं था। उसे समझ आ गया था कि प्रभाव डालना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जिसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उसे जोई की वो बात याद आई कि कैसे हम अक्सर असंभव को मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं, जबकि हमें बस पूछने, जस्ट आस्क की हिम्मत जुटानी होती है। जोई, क्या कोई ऐसा भी होता है जिसे हम कभी प्रभावित नहीं कर सकते? अर्जुन ने एक गंभीर सवाल पूछा। जोई ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मगरमच्छ ने इतनी ऊंची दीवार बना ली होती है कि कोई भी आवाज अंदर नहीं जा पाती, और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। प्रभाव का मतलब यह नहीं है कि तुम हर किसी को बदल दोगे। प्रभाव का मतलब है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करोगे और बाकी को उनकी मर्जी पर छोड़ दोगे। कभी कभी ना सुनना भी एक बड़ी जीत होती है, क्योंकि वह तुम्हें सिखाता है कि कहां अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। अर्जुन को वो नो ओरिएंटेड सवाल याद आया जो उसने कपूर साहब के साथ इस्तेमाल किया था। उसे एहसास हुआ कि ना अभी एक तरह का संवाद है। वो अब हार से नहीं डरता था। उसे लग रहा था कि वो अब अपनी जिंदगी का ड्राइवर बन चुका है। वो सिर्फ अपनी डेस्टिनी का शिकार नहीं था, बल्कि वो उसे बनाने वाला कलाकार था। उस दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त अर्जुन ने महसूस किया कि उसका चलने का तरीका, उसकी आवाज और उसकी सोच, सब कुछ बदल गया था। वो अब एक सहज, प्रभावशाली, एफर्टलेसली इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने की राह पर था। उसे समझ आया कि असली प्रभाव तब पड़ता है जब आप कमरे में मौजूद न हो, फिर भी लोग आपके विचारों और आपकी ईमानदारी की बात करें। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर अर्जुन की ये कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। उसने तकनीकें सीख ली थी, मनोविज्ञान समझ लिया था और खुद को बदलना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, खुद के प्रति सच्चाई, बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ। उसे यह सीखना था कि कैसे अपनी इस सुपर पावर का इस्तेमाल वो खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। जोई ने उसे आधार तो दे दिया था, लेकिन अब उस पर अपनी खुद की पहचान की इमारत खड़ी करना अर्जुन का काम था। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने अपनी डायरी में एक आखिरी बात लिखी। इन्फ्लुएंस दूसरों को जीतने के बारे में नहीं है, ये दूसरों को जिताने, विनिंग हार्ट्स के बारे में है। उसे लगा कि जैसे उसके मन की कोई भारी गांठ खुल गई हो। वो अब अगले दिन का इंतजार नहीं कर रहा था। वो तो बस उस हर पल को जीने के लिए तैयार था जहां उसे किसी की जिंदगी में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाने का मौका मिले। कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था, जहां अर्जुन को अपनी पूरी सीख को एक बड़े मकसद के साथ जोड़ना था, और जोई हमेशा की तरह उसके साथ थी, एक साए की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। अर्जुन को याद आया कि कुछ महीने पहले वो इसी दफ्तर की गलियारों में एक परछाई की तरह घूमता था, डरा हुआ और अनिश्चित। लेकिन आज जब वो अपनी टीम के साथ एक बहुत बड़े सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज में एक ठहराव आ गया है। ये वो ठहराव नहीं था जो घमंड से आता है,
बल्कि वह था जो आत्मविश्वास और स्पष्टता की कोख से जन्म लेता है। जोई ने उसे सिखाया था कि प्रभाव डालना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कभी कभी करते हैं। ये तो वो इंसान बनने के बारे में है जिसे लोग हाँ कहना चाहते हैं। दफ्तर की बड़ी मीटिंग चल रही थी। शहर के कुछ प्रभावशाली लोग और एनजीओ के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। अर्जुन को एक ऐसी योजना पेश करनी थी जो न केवल कंपनी के लिए मुनाफे वाली हो, बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव ला सके। पुराने अर्जुन के लिए ये एक डरावना सपना होता, इतने सारे जजों और मगरमच्छों के सामने खड़ा होना। लेकिन आज वो शांत था। उसने देखा कि कमरे में बैठे लोग थके हुए थे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी नए आइडिया को सुनने के लिए चाहिए होती है। उसने याद किया कि जोई ने डिसीजन फटीग के बारे में क्या कहा था। उसने अपनी बात शुरू करने से पहले एक लंबी सांस ली और कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखों में एक पल के लिए देखा। उसने उस स्पॉटलाइट को खुद से हटाकर उन पर डाल दिया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड ही हटा दी, जिसमें बहुत सारा डेटा और चार्ट्स थे। उसने बस एक कहानी सुनाई, एक छोटे बच्चे की कहानी जो उसी शहर की गलियों में रहता था और जिसे बस एक छोटे से मौके की तलाश थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो कहानी सुना रहा था, कमरे के मगरमच्छ गेटर्स शांत होने लगे। वे अब डिफेंसिव नहीं थे, वे अब सुन रहे थे। तभी एक बहुत ही सीनियर इन्वेस्टर ने बीच में टोकते हुए कहा, अर्जुन, कहानी तो अच्छी है, पर हमें यह बताओ कि इसमें हमारे लिए क्या है। हम यहां बिजनेस करने आए हैं, समाज सेवा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के जूनियर को लगा कि अब सब खराब हो जाएगा, पर अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने जोई का सिखाया हुआ मैजिक क्वेश्चन इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गुस्से में जवाब देने के बजाय शांति से पूछा, सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिजनेस में मुनाफा सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या करना होगा कि आपको यह प्रोजेक्ट न केवल मुनाफे वाला लगे, बल्कि हमारे ब्रांड की वैल्यू को भी दोगुना कर दे? आपके अनुभव से हमें क्या बदलाव करने चाहिए? उस एक सवाल ने पूरी बाजी पलट दी। वो इन्वेस्टर जो अब तक विरोध कर रहा था, अचानक सलाहकार, एडवाइजर की भूमिका में आ गया। उसने अपनी कुर्सी आगे बढ़ाई और सुझाव देने लगा। अर्जुन ने उसे हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने तो बस उसे हाँ तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। उसने उनके जज को एक मुश्किल समस्या सुलझाने का काम दे दिया। जोई ने उसे यही तो सिखाया था कि प्रभाव का असली मतलब दूसरों की ऑटोनोमी यानी उनकी आजादी का सम्मान करना है। जब लोग महसूस करते हैं कि फैसला उनका अपना है, तो वे उसे दिल से निभाते हैं। मीटिंग के बाद जोई उसे पार्किंग लॉट में मिली। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसने अर्जुन को देखा और बस एक थम्स अप किया। अर्जुन उसके पास गया और बोला, जोई, आज मुझे एहसास हुआ कि प्रभाव डालना सिर्फ डील क्लोज करने के बारे में नहीं है, ये तो एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। आपने कहा था कि इन्फ्लुएंस हमारी सुपर पावर है, और आज मैंने उस सुपर पावर की असली ताकत देखी। जोई रुकी और उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें तकनीक की जरूरत नहीं है। तुमने अब इन्फ्लुएंसर को अपनी आदतों में शुमार कर लिया है। याद रखना, दुनिया को बदलने के लिए हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। हमें बस उन छोटे छोटे सत्य के क्षणों, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को पहचानना होता है जहां हम किसी के लिए कोई काम आसान बना सकें, किसी को सुन सकें या किसी को ना कहने की आजादी दे सकें। असली सुपर पावर दूसरों को भी पावरफुल महसूस कराने में है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब जोई के जाने का वक्त आ गया था। वो उसकी मेंटर थी, उसकी मार्गदर्शक थी, पर अब उसे खुद अपनी राह बनानी थी। जोई ने मुस्कुराते हुए अपनी कार स्टार्ट की और कहा, जाते जाते बस एक बात याद रखना, अर्जुन,
हमेशा पूछते रहना, कीप आस्किंग, क्योंकि मांगने से जो मिलता है वो सिर्फ एक चीज नहीं होती, वो एक कनेक्शन होता है, और यही कनेक्शन इस दुनिया को बचा सकता है। अर्जुन खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे वो दिन याद आया जब वो अपनी 50 स्लाइड्स वाली प्रेजेंटेशन लेकर रो रहा था। आज उसके पास कोई स्लाइड नहीं थी, पर उसके पास एक विजन था। उसे समझ आया कि प्रभाव डालना कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये खुद को जानने और दूसरों को पहचानने का एक खूबसूरत सफर है। रात को जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर वो पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसमें आखिरी पन्ना पलटा और लिखा, प्रभाव डालना दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को इस तरह विकसित करना है कि आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। उसे अपनी आवाज में अब वो घबराहट नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी शांति मिली जो केवल तब आती है जब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। उसे एहसास हुआ कि हम सब के अंदर एक सुपर पावर छुपी है। हम सब प्रभावशाली बन सकते हैं, बस हमें उस छोटे बच्चे की तरह फिर से पूछना सीखना होगा, उस मगरमच्छ को समझना होगा जो डरता है, और उस जज का सम्मान करना होगा जो तर्क ढूंढता है। हमें बस थोड़ा और सहज, थोड़ा और सच्चा, और थोड़ा और मददगार बनना है। आज अर्जुन अपनी खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शहर की लाइटें चमक रही थी। उसे लगा कि वो अब अकेला नहीं है। उसके पास वे सारे सबक थे, वे सारी कहानियां थी, और वो जादुई नजरिया था जो उसे जोई से मिला था। उसे पता था कि कल फिर एक नई चुनौती आएगी। कोई फिर से ना कहेगा, कोई फिर से रास्ता रोकेगा, पर अब उसे डर नहीं था। वो मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि वो तैयार है। वो तैयार था अपनी इस सुपर पावर के साथ दुनिया में छोटे छोटे पर सार्थक बदलाव लाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसने उसे एक साधारण इंसान से एक सहज प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल दिया। प्रभाव डालना कोई कठिन विज्ञान नहीं है, ये तो दिल से दिल तक पहुंचने का एक सरल रास्ता है। उम्मीद है कि अर्जुन के इस सफर ने आपके अंदर भी उस छिपी हुई सुपर पावर को जगाया होगा। याद रखिए, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, वो बस एक पूछने की दूरी पर है। तो हिचकिचाइए मत, बस पूछिए और देखिए कैसे दुनिया आपके लिए अपने दरवाजे खोलती है। अब वक्त आ गया है विदा लेने का। अर्जुन का सफर यहां एक मुकाम पर पहुंचा है, पर आपकी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। अपने भीतर के उस मगरमच्छ को प्यार से सहलाएं, अपने जज को सही तर्क दें, और सबसे जरूरी, अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से जिए। प्रभाव डालना आपके खून में है, बस उसे बहने का रास्ता दीजिए। हमें खुशी है कि आप इस सफर में हमारे साथ रहें। अपना ख्याल रखिए, दूसरों की बातों को गहराई से सुनिए, और हमेशा याद रखिए कि आपकी एक छोटी सी हाँ या एक समझदारी भरी ना किसी की दुनिया बदल सकती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए विदा।